हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। अभी अपन बात करने जा रहे हैं जो इंडिया और चाइना के बीच में जो फेस ऑफ हुआ लद्दाख वाले रीजन में, वहाँ से जो डी एस्केलेशन प्रोसेस चल रहा है वो कितना क्या आगे तक बढ़ चुका है, उस स्टेटस को जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में फ्रॉम द वेरी बिगनिंग की ज़ीरो लेवल कहाँ से है, जहाँ से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, बॉर्डर इशू जो है इंडिया चाइना के बीच में, वो स्टार्ट होता है, क्या टाइमलाइन रही है, चाइना की क्या पॉलिसी रहती है और इंडिया ने अभी तक के क्या क्या स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चाइना को प्रॉब्लम हुई है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसको थोड़ा बहुत एक तरीके से कहते हैं ना कि सपोर्ट ना मिला। एक तो कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से चाइना एक शक के दायरे में है, दूसरा ये जो आसपास के अपने रीजनल जो नेबर्स हैं उन रीजन्स के अंदर भी ये स्प्रेड कर रहा है अपना खुद का एरिया। तो उस तरीके से अगर देखें तो ये डी एस्केलेशन प्रोसेस जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़ को जानने की आज अपन कोशिश करेंगे। ये इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड में से एक टॉपिक पिक किया है मैंने। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुआ है, एडवांसमेंट हुआ है, तो वो क्या है कि जो चाइनीज़ फोर्सेस हैं वो जो एक इंट्रूजन किया था, इनकर्जन उन्होंने किया था कि अपनी जो एक लिमिट डिसाइडेड थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो मैं अभी बताऊंगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये एक लाइन डिसाइडेड है, वर्चुअल लाइन है, ये फिजिकली प्रेजेंस में नहीं है। तो चाइनीज़ फोर्सेस ने इस लाइन को क्रॉस करके और इंडियन रीजन में आने की कोशिश की और इस आने की कोशिश को रोकने के लिए इंडियन साइड से भी एफर्ट किए गए और अल्टीमेटली क्लैश में कन्वर्ट हुआ। और ये रीजन कौन कौन से थे जहाँ पे चाइना ने एग्रेशन दिखाया? पेंगोंग शो, गलवान और दिप्सांग, ये तीन रीजन थे मेनली, पेंगोंग शो, गलवान एंड दिप्सांग। तो ये जो चाइनीज इंट्रूजन हुआ था, इनकर्जन हुआ था, इसके रिप्लाई में इंडिया ने भी काउंटर डिप्लॉयमेंट किया और अपनी आर्मी को वहाँ पे डिप्लॉय किया। और इस चीज़ को रोकने के चक्कर में फिर बाद में चाइना और इंडिया की आर्मी के बीच में क्लैश होता है 15 जून को, जिसमें कुछ इंडियन सोल्जर्स की डेथ होती है और कुछ चाइनीज़ सोल्जर्स की भी डेथ होती है। तो ये जो सारा जो सीन है, इस सीन को अगर अपन समझने की कोशिश करें, ये जो डी एस्केलेशन और डिस एंगेजमेंट का प्रोसेस होता है, तो ये कोई रातों रात का काम नहीं होता। क्योंकि अगर आपने कोई कदम उठाया है जिससे कि आप दूसरे कंट्री की सोवर्निटी को कहीं पे थ्रेट पहुंचा रहे हो, तो अगर उसको रिजॉल्व करना है तो आपको बहुत सारी टॉक्स, लेवल टॉक्स के थ्रू गुजरना पड़ेगा। तो वो जो डिफरेंट लेवल टॉक होते हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं और उसमें जो विड्रॉवल होता है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये देखने वाली बात होती है कि जो इनकर्जन चाइनीज़ फोर्सेज ने किया था, मतलब जहाँ से आगे आने की कोशिश की थी, क्या वहीं पर वापस पहुँच गए हैं या कुछ लैंड एरिया उन्होंने ग्रैब कर लिया है? तो वो सारी चीज़ें देखने वाली होती है इस डी एस्केलेशन प्रोसेस में। वैसे देखा जाए तो डी एस्केलेशन प्रोसेस की अगर डेफिनेशन में देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब जिस तरीके से टेंशन क्रिएट हुई जितनी क्विकली, उससे ज़्यादा टाइम लगता है इस डी एस्केलेशन प्रोसेस में, जिसमें आपको नेविगेट करना होता है कि आप देखते हो कि कितना एरिया आपने फ्री करवा लिया, कितने एरिया से वापस चाइनीज़ फोर्सेस को वापस अपने एरिया में भेज दिया है। और साथ में ये भी देखते हो कि कितना रियलिटी में ये एग्जीक्यूट हो रहा है। कहीं ये पेपर्स पे ही तो बात होके नहीं रह रही है, ठीक है, रियलिटी भी चेक की जाती है इसके अंदर। तो इस पूरे प्रोसेस को, डी एस्केलेशन के प्रोसेस को समझने के लिए अपने को ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC जिसको बोलते हैं, जो सीनो इंडियन तिब्बत बॉर्डर है, उसका ये जो कॉन्फ्लिक्ट और जो डिस्प्यूट है, इसका पूरा साइकिल जानने की कोशिश करते हैं कि कब से ये शुरू हुआ था और ये क्या पूरा मुद्दा है। तो इसकी जेनेसिस को सबसे पहले अपन जानने की कोशिश करते हैं। देखो, इनिशियली सिनो तिब्बत कॉन्फ्लिक्ट, चाइना को सीनो भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, तो सीनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो कि अपने आप में बॉर्डर डिस्प्यूट के साथ साथ में इसके ऊपर इफेक्ट क्या रहा है, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट और साथ में आइडियोलॉजिकल डायमेंशन भी इसमें कहीं ना कहीं है। तो ये टर्म्स मैं आपके साथ में क्लियर कर देता हूँ कि देखो, बॉर्डर डिस्प्यूट तो चलो LAC के ऊपर है कि उधर चाइना तो ये बोलता है कि इस वाले रीजन में ये मान लो डिस्प्यूटेड एरिया है, तो इसको तो चाइना, एक तरफ चाइना क्लेम कर रहा है, एक तरफ इंडिया क्लेम कर रहा है, तो ये तो बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया। पर साथ में जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, जैसे आज US और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, तो उस टाइम इस कंडीशन में
इंडिया अगर यूएसए के पाले में जाता है तो वो भी चाइना के लिए कहीं ना कहीं थ्रेट है। तो चाइना एक तरीके से कोई ना कोई मैसेज देना चाह रहा है इंडिया को कि आप अपनी स्टैंड को मत चेंज करो या फिर यूएसए की तरफ मत जाओ, हमारे अगेंस्ट में मत जाओ। तो उस केस में एक तो ये जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हो गया, साथ में चाइना के अंदर कम्युनिज़्म चल रहा है, कम्युनिस्ट है, और इंडिया में है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी जो है वो कम्युनिज़्म के बिल्कुल एक अलग आइडियोलॉजिकल सिस्टम हो गया। तो जो कम्युनिस्ट हैं वो अपने आप को इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पूरे आइडियोलॉजिकल बैटल के हिसाब से ही आपने सुना होगा कि जो कोल्ड वॉर हुआ था, कोल्ड वॉर में भी कम्युनिज़्म और डेमोक्रेटिक सिस्टम के बीच में ही एक ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी कंटिन्यू रहा था। तो कहने का मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट के साथ साथ में इंडिया और चाइना के बीच में जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, और साथ में आइडियोलॉजिकल डायमेंशन भी वहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई देती है। अगर इस चीज़ को जानने समझने की कोशिश करें, ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट अभी का जो अपना कंटेक्स्ट है उसको अगर देखें, तो इंडिया जो है उसने जॉनसन लाइन को सबसे पहले एक्सेप्ट किया, जो 1865 में ड्रॉ की गई थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। उसके अकॉर्डिंग अक्साई चिन जो है वो इंडिया का पार्ट है। अक्साई चिन जो है वो इंडिया का पार्ट। अब यहाँ पे आप देखोगे जॉनसन लाइन जो है वो इस तरीके से ड्रॉ करती है, और फिर इस लाइन के अकॉर्डिंग अक्साई चिन वाला ये वाला रीजन है, ये इंडिया का पार्ट है। जबकि फिर इसके बाद में एक एग्रीमेंट और होता है बॉर्डर, वो होता है MM, ठीक है, मैकर्टी मैकडोनल्ड। उसके अकॉर्डिंग ये जो अक्साई चिन का कुछ पार्ट है वो चाइना के पास में चला जाता है। पर चाइना ने जो, इंडिया तो मानता है कौन सी, जॉनसन लाइन को, और चाइना मानता है, चाइना ने एग्रीमेंट साइन किया था और मान लिया था कि MM लाइन को हम मानते हैं। तो भी अगर MM लाइन को माने तो इतना सा रीजन अगर चाइना के पास जाता है, बट चाइना ने फिर धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ में अक्साई चिन को अपने पूरे एरिया को पूरा क्लेम कर दिया। इस पूरे रीजन को जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके इधर वाले पूरे रीजन को खुद की तरफ क्लेम कर लिया। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है कि ये रीजन चाइना क्लेम करता है, और इसके ऊपर अपना कोई न अधिकार जताने के लिए, क्लियर करने के लिए 1962 में बैटल भी होता है इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि इंडिया ने तो मानी कौन सी, जॉनसन लाइन, जो 1865 में थी, जिसमें अक्साई चिन इंडिया की तरफ आता है। जबकि चाइनीज़ ने एग्रीमेंट किस पे साइन किया था, किस बॉर्डर बेसिस, मैकर्टनी मैकडोनल्ड MM लाइन जिसको बोलते हैं, जो 1899 में था। तो अल्टीमेटली अक्साई चिन का छोटा सा पार्ट चाइना अपना खुद का क्लेम कर रहा था 1899 में। पर जैसे ही टाइम बीता तो 1959 के अंदर चाइना ने अपना एक खुद का एक सिस्टम तैयार कर दिया, और खुद को और ज़्यादा वेस्टवर्ड असर्ट कर दिया। वेस्टवर्ड असर्ट करके और अक्साई चिन वाला रीजन है उसको भी क्लेम करना शुरू कर दिया। और जैसे ही क्लेम किया और उस चीज़ को ज़्यादा अपनी एक, कहता है ना कि बेस देने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांसमेंट किया, और कासगढ़ से लासा, ये तिब्बत के अंदर है लासा, तिब्बत की कैपिटल, और कासगढ़ से लेके और लासा के बीच में एक रोड कंस्ट्रक्ट कर दी। और रोड कंस्ट्रक्ट करने के बाद में अक्साई चिन को और ज़्यादा अच्छे से क्लेम करना शुरू कर दिया चाइना ने। और उसी के ऊपर देखते हुए फिर चाइना ने अपनी ये जो माओ थे उस टाइम पे चाइना के लीडर, उन्होंने लद्दाख के ईस्टर्न पोर्शन पे पूरा क्लेम करना शुरू कर दिया, और साथ में एक मैप भी डिक्लेयर किया, जिस मैप में अक्साई चिन को ऐसे कैसे अपना पूरा टेरिटोरियल एक्सपेंशन अक्साई चिन का अपने अंडर में दिखाया। तो इस चीज़ को देखते हुए इंडिया की तरफ से भी कुछ एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई थी, और इंडिया ने भी धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दिया। मान लो ये लाइन है, ये रोड है, इधर अक्साई चिन वाला पोर्शन चाइना ने दबा लिया। अब इधर इंडिया ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया, और इधर चाइना है। तो चाइना इस बात से और ज़्यादा चिढ़ गया, और उसने ये सोच लिया कि अब इंडिया को कैसे भी करके लेसन देना है, एक पाठ पढ़ाना है कि भाई आप जल्दबाजी मत करो, आप गलत हो। और उस टाइम पे इंडिया के पास में इतनी पावर थी नहीं। फिर बैटल होता है 1962 वॉर, जिसमें ये तीनों जगह जहाँ पे आज कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो तीनों जगह इंक्लूडेड थी, जिसमें दौलत बेग ओल्डी भी, गलवान भी, पेंगोंग शो और चुसुल एरिया, ये तीनों चारों एरियाज़ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया था, जिसमें चाइना इन तीनों चारों चीज़ों को एक साथ, इसमें जहाँ तक उन्होंने अपना मैप डिक्लेयर किया था वहाँ तक पहुँच गए थे, और यूनिलैटरल फिर उन्होंने सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया। और सीज़ फायर डिक्लेयर करने के बाद में इन्होंने जितना क्लेम किया था
माओ ने अपने मैप में जितना क्लेम किया था वो सारा का सारा लैंड कैप्चर करके अपने पास में रख लिया और बोल दिया कि अपन जहाँ जहाँ पे रुके हुए हैं उस रीजन को, उस लाइन को अपन वर्चुअली बोल देंगे LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोल दी गई। फिर जैसे जैसे टाइम बीता तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में अलग अलग डिनोटेशन आना शुरू हो गई और अभी तक भी ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये फिजिकली नहीं लोकेटेड है। इस वजह से चाइना अपना खुद का परसेप्शन देता रहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमारे हिसाब से तो यहाँ तक जाती है। तो उस केस में क्या होता है, अगर चाइना अपने हिसाब से मानेगा नहीं, जब तक मैप एक्सचेंज नहीं होंगे तो उस केस में क्या होगा, चाइना अपनी क्लेम करेगा और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सिस्टम हो जाएगी कि जो पावरफुल है वो ज़्यादा ज़मीन क्लेम करेगा तो वो ले सकता है। तो ये जो इशू है जिसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को कहीं ना कहीं मैप पे ड्रॉ करके मैप एक्सचेंज हो जाना चाहिए था, उसको चाइना कहीं ना कहीं नहीं होने दे रहा है। रीज़न क्या है, अगर कहीं ना कहीं ये एक कोई फिक्स लाइन ना होने का फ़ायदा ज़्यादा किसको हो रहा है, चाइना को। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप हुआ। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है तो दोनों तरफ से एक एग्रीमेंट बनता है कि हाँ कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स अपन फिक्स कर लेते हैं जहाँ पर दोनों तरफ की आर्मीज़ आ जा सकती हैं केवल पेट्रोलिंग करने के लिए, ये नहीं कि वहाँ पर आप स्टैब्लिशमेंट या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सको। इस पूरे सिनेरियो के अंदर अगर अपन देखिए कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस की बात करें तो 3 एरियाज़ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और चाइना के बीच में आता है। एक तो वेस्टर्न सेक्टर जिसकी बात अपन अभी कर रहे हैं, एक सेंट्रल सेक्टर और एक ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर जो है उसमें तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ये लद्दाख वाला जो रीजन है जिसकी बात अभी अपन कर रहे हैं वो है। सेंट्रल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से रिलेटेड जो रीजन है जो तिब्बत से बॉर्डर बनाता है वो। और ईस्टर्न सेक्टर की अगर अपन बात करें तो ईस्टर्न सेक्टर में आ जाता है अरुणाचल प्रदेश जो उस टाइम पे नेफा हुआ करता था। तो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाए तो ओवरऑल 23 ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर दोनों साइडों में कॉन्टेस्ट चलता रहता है क्योंकि मैप एक्सचेंज अभी तक हुआ नहीं है। और जब तक मैप एक्सचेंज नहीं है इसका मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है, और म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बने रहते हैं। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट जितने भी हो सकते हैं उन कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए टोटल 5 एग्रीमेंट्स अभी तक साइन किए जा चुके हैं चाइना और इंडिया के बीच में। और उन पांचों एग्रीमेंट की अगर टाइमलाइन देखें तो सबसे पहले एग्रीमेंट हुआ था 1993 में। 5 एग्रीमेंट इंडिया और चाइना के बीच में होते हैं तो सबसे पहला एग्रीमेंट होता है 1993 के अंदर जिसको बोला गया मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द LAC पे शांति बनाए रखने के लिए दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया। ये अपने आप में आने वाले जितने भी एग्रीमेंट थे उनके लिए एक बेस तैयार हुआ। फिर 1996 में एक और एग्रीमेंट हुआ जो फॉलोअप एग्रीमेंट था जिसको बोला गया कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कि कैसे भी करके अपन एक दूसरे के लिए हॉस्टाइल एक्टिविटीज़ नहीं कंडक्ट करेंगे। फिर इसके बाद में तीसरा एग्रीमेंट हुआ 2005 में, इसको बोला गया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कि क्या प्रोसीजर पेट्रोलिंग के टाइम पे अपन फॉलो करेंगे, दोनों तरफ की जो आर्मी जो फॉलो करेंगी जिससे कि क्लैशेस ना हो। फिर 2012 में एक और एग्रीमेंट हुआ जिसमें कंसल्टेशन और कोऑपरेशन की बात की गई। इस 2012 के अंदर ये जो एग्रीमेंट हुआ इसके बाद में ही कुछ दिनों बाद में ही चाइना की तरफ से ग्रे जोन जो डिक्लेयर किया हुआ था, मतलब डिस्प्यूटेड एरिया जो डिक्लेयर किया हुआ था, पर्टिकुलर बात करें तो देप्सांग जो रीजन है, देप्सांग जो जगह है वहाँ पर चाइना का इंट्रूजन होना शुरू हो गया था बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट के जस्ट पहले। कहने का मतलब 2012 का एग्रीमेंट हुआ, फिर चाइना ने एग्रेशन दिखाया देप्सांग वाले रीजन में। फिर 2013 में एक और एग्रीमेंट होता है जिसको नाम दिया गया बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये डिफाइन किया गया और इसमें यह बता दिया गया कि अब जो भी फेस टू फेस अगर सिचुएशन कहीं पे आएगी, पर्टिकुलर बात करें तो ग्रे जोन्स जो कि कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है उनको ग्रे जोन बोला गया, तो वहाँ पर अपन बातचीत करके ही उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। तो इस तरीके से 5 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुए इंडिया और चाइना के बीच में इस बॉर्डर डिस्प्यूट को कहीं ना कहीं अवॉइड करने के लिए। फिर भी चाइना कहीं ना कहीं अपना ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करता जा रहा है, इंडिया को धोखा देता जा रहा है। और इसकी पूरी सिस्टम के अंदर आज का जो सिचुएशन चल रही है जिसका अपन टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं डी एस्केलेशन, अगर उसकी पूरी मैकेनिज़्म को समझें तो आप और अच्छे समझ पाएंगे कि चाइना की पॉलिसी क्या रहती है। अब डायनामिक समझते हैं कि डी एस्केलेशन से चाइना को कितना फ़ायदा हो सकता है और इंडिया को
कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान हो रहा है। चाइना की हमेशा से एक स्ट्रेटजी रही है, कल्चरल स्ट्रेटजी, कि हमेशा कभी भी हमने ताकत का यूज़ किया है तो वो परफेक्टली लेजिटिमेट है। हम वहाँ पर आज चाहे साउथ चाइना सी के अंदर क्लेम कर रहा है, चाहे सेंकाकू आइलैंड जापान के साथ में डिस्प्यूटेड रीजन ले लो, चाहे मंगोलिया के साथ रीजन ले लो, चाहे इंडिया के साथ में रीजन ले लो, या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना शो करता है, तो वहाँ पर अगर चाइना फोर्सेस का यूज़ कर रहा है तो चाइना बोलता है कि ये बिल्कुल लेजिटिमेट है और हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो 1949 में 1949 के बाद से ही, जब से चाइना अपने आप में कम्युनिस्ट कंट्री बन के निकला है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जब से डिक्लेयर हुआ है, तब से चाइना इस पॉलिसी के ऊपर रिपीटेडली रिलाई करता रहा और अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ में कॉन्फ्लिक्ट करता जा रहा है। इसमें क्या होता है, जो इंडिया के साथ में जो बॉर्डर डिसाइड की LAC, इसको अभी तक क्या है, डिस्प्यूटेड ही डिक्लेयर कर रखा है। कोई मैप एक्सचेंज या फिर कोई भी चीज़ को डिक्लेयर करने की बात ही नहीं करता, और इसका फ़ायदा फिर चाइना बार बार उठाता है इंडिया के अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि अगर मैप एक्सचेंज कर देंगे तो आप बाउंड हो जाओगे, और बाउंड होने के बाद में अपनी मनमानी करने के लिए आप कभी भी आप मनमानी नहीं कर सकते हो। तो उस केस में क्या होता है, चाइना ने अभी तक भी इस LAC को एक डिस्प्यूटेड रेंज ही बोल, जबकि इंडिया ने हमेशा ये बोला है कि क्यों ना बैठ के मैप्स एक्सचेंज कर लें। पहले तो ये तो डिसाइडेड हो कि हाँ कौन से रीजन में आपको क्लेम है, कौन से हमें है। जो डिस्प्यूटेड रीजन नहीं है कम से कम उनको तो सॉर्टेड रखो, और डिस्प्यूटेड रीजन जिन पे हैं जहाँ पे अपन कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, पर उन चीज़ों को अवॉइड करते हुए चाइना इस पूरे बॉर्डर को, जिसको अपन बोलते हैं LAC, जो ईस्टर्न मोस्ट रीजन में तो अपना क्या हो गया मैकमोहन, और लेफ्टर्न मोस्ट में जॉनसन लाइन जिसको इंडिया बोलता है, तो ये पूरा एक तरीके से चाइना पूरा डिस्प्यूटेड रीजन बताता है। इसका मैं अभी बताऊँगा कि चाइना की माओ की पॉलिसी क्या थी, उससे आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़ें। चाइना हमेशा क्या करता है कि कोई भी डिस्प्यूटेड रीजन होता है उसके आसपास में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ मान लो अब चाइना ने थोड़ा बहुत रोड बना ली, हेलीपैड्स बना लिए, मिलिट्री कैंप्स बना लिए, मैकेनिकल सिस्टम बना दिया, रेलवे ट्रैक बिछा दी, फिर उसके बाद में अगर वो धीरे धीरे आगे की तरफ आने की कोशिश करेगा तो फिर क्या बोलता है, बोले यहाँ पर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे जो डेवलपमेंट किया हुआ है तो ये ज़मीन हमारी ही है। तो ये जो कोशिश है, इस वजह से इन चाइना की ये पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहती है, और इस पॉलिसी को नाम दिया जाता है निबलिंग एंड नेगोशिएटिंग। मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ो और फिर बाद में नेगोशिएशन करो और अगले की ज़मीन हड़प लो। ये टैक्टिक कंटिन्यू चलता रहता है चाइना की तरफ से। अभी ये जो रिसेंट अपन देखें कि ये कोई इवेंट जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं इंडिया चाइना मिलिट्री के बीच में, चाहे वो मतलब बुलेट एक्सचेंज नहीं हुआ हो, बट फिजिकल हार्म तो एक दूसरे को हुआ ही था और सोल्जर्स की डेथ भी हुई है। तो ये जो PLA का एग्रेशन जो था, वहाँ की चाइनीज़ आर्मी का एग्रेशन था, ये कोई ऐसे नहीं है कि उठाए मुँह चल दिए। ज़रूर से ये पूरा का पूरा प्लान है, और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो चाइना की हाईएस्ट डिफेंस बॉडी है, उसने डेफिनेटली इस पर्टिकुलर एक एक्शन को सैंक्शन प्रोवाइड किया कि आप जाओ और करो। पर इससे हुआ क्या है, एक बार फिर से चाइना ने अपना ट्रस्ट ख़त्म कर लिया है इंडिया की नज़रों में। जो 1962 के अंदर दादागिरी दिखाई थी वो ही रिपीट कहीं ना कहीं करता जा रहा है। डोकलाम के अंदर भी आपने सुना था 2017 में। अब वापस से अब ये इंडिया से ही सीधा फेस टू 1-to-1 हो रहे हैं, आईबॉल टू आईबॉल बातें हो रही हैं। तो उससे क्या होता है, एग्रेशन आप दिखाओगे तो फिर वो आपके रिलेशंस बिगड़ जाते हैं। तो इस तरीके से चाइना का मेन जो टारगेट है इस टाइम पे, जो मैंने पहले बताया आपको कि जियोपॉलिटिकल है, एक आइडियोलॉजिकल भी है और बॉर्डर डिस्प्यूट भी है। तो ये दिल्ली को कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप भाई अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो और ज़्यादा बॉर्डर की तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मत करो, क्योंकि इंडिया की तरफ से भी थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस चीज़ को या फिर स्टेटस को जिसको चाइना मेंटेन रखना चाहता है कि अभी जो भी कंडीशन है, जिस कंडीशन के अंदर LAC डिक्लेयर किया हुआ है, देखो अक्साई चीन चाइना ने हड़पा हुआ है, तो वो सारा का सारा चाइना के फेवर में है। तो चाइना नहीं चाहता कि ये चीज़ें रिजॉल्व हो। तो इस कंडीशन में चाइना ये जो स्टेटस को है, अभी करंट जो कंडीशन है, उस चीज़ को एज इट इज़ रखना चाह रहा है कि फिर बाद में जैसे ही इंडिया और कमज़ोर पड़ेगा, अभी तो क्या नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है इंडिया में, तो चाइना के लिए वो कहीं ना कहीं लॉस में है। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए चाइना ये चीज़ इंडिया के एग्रेशन को या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को रोकना चाह रहा है बॉर्डर के नियर बाई। तो ये चीज़ जो है चाइना के लिए फेवरेबल होती है, अगर एज इट इज़ जिस कंडीशन में चाइना और इंडिया हैं वहीं की वहीं रुकते हैं। तो ये आपके सामने लेक आप देख रहे हो, ये है पेंगोंग शो।
अब पेंगोंग शो लेक में आप ये देख रहे हो लाइन है 1 2 3 4, इनको फिंगर्स बोली जाती है। तो फिंगर नंबर 4 तक तो इंडिया का क्लेम है, फिंगर नंबर 4 से 8 तक इंडियन जो मिलिट्री पर्सनल्स थे वो पेट्रोलिंग करते थे। ध्यान देना, 4 तक तो इधर से इस तरफ से बात कर रहे हैं इंडिया, इस तरफ है चाइना। तो फिंगर नंबर 4 से लेके 8 तक तो पेट्रोलिंग कर रहे थे अप्रैल 2020 से पहले इंडियन ट्रूप्स, पर चाइना ने एग्रेशन दिखाया और नंबर 4 तक अपने ट्रूप्स को भेज दिया। तो ये जो पेट्रोलिंग रीजन था ये सारा का सारा चाइना ने ग्रैब कर लिया। इसलिए फिर चाइना ने जो डिप्लॉयमेंट किए, चाहे वो एयरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट हो, मिलिट्री पर्सनल डिप्लॉयमेंट हो, कुछ भी हो, तो उनका जवाब देने के लिए काउंटर डिप्लॉयमेंट इंडिया ने भी किया। और अल्टीमेटली आज आंखों से आंखें दिखा करके इंडिया ने चाइना को इस चीज़ के लिए भी कहीं ना कहीं दबाव में ला दिया है कि आप डीएस्केलेट करो, आप भी हटो हम भी हटें, और जिस कंडीशन में पहले थे वहीं की वहीं अपन सेट हो जाएं। तो इस तरीके से होता क्या है कि चाइना का जो पूरा प्रोसेस है, ग्रे जोन डिस्प्यूटेड जो एरिया है, वहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके वेस्टवर्ड इंडिया की तरफ मूव करते जाओ और चीज़ों को अपने अंडर में लेते जाओ। और जो अभी जो पूरा का पूरा डिस्प्यूट था, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, वो कहाँ कहाँ हुए थे? पेंगोंग शो एरिया में, जिसका मेन पर्पस था चुसुल बाउल को कंट्रोल करना। गलवान में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो था दारबुक और दौलत बेग ओल्डी के अंदर जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको रोकने के लिए। दौलत बेग ओल्डी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसका पर्पस था कि दिप्सांग प्लेट्यू के ऊपर इंडियन मिलिट्री का जो प्रेजेंस है उसको रोका जाए, और साथ में दिप्सांग प्लेट्यू पे अगर चाइना का कंट्रोल होता है तो सियाचिन के ऊपर कहीं ना कहीं एक थ्रेट आ जाता है। सियाचिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। तो दिप्सांग प्लेट्यू पे अगर चाइना थोड़ा बहुत भी क्लेम कर लेता है या थोड़ी बहुत भी ज़मीन रोक लेता है तो सियाचिन वाले रीजन में कहीं ना कहीं टेंशन आ जाती है, और सियाचिन वाले रीजन में टेंशन आती है तो जो पाकिस्तान में CPEC जा रहा है, कौन सा? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहाँ पर फिर टेंशन आना शुरू हो जाएगी कि इंडिया अगर इधर चाइना, इधर इंडिया, इधर पाकिस्तान, अब इधर पाकिस्तान से और POK से होती हुई तो जा रही है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब चाइना अगर इंडिया की सियाचिन तक अगर क्लेम करता है देप्सांग प्लेट्यू पे आकर के, तो इंडिया कहीं ना कहीं इधर वीक पड़ जाएगा। तो इस चक्कर से क्या हो जाएगा, ये जो हाईवे पास हो रही है CPEC का एक पार्ट जो है, जो पाकिस्तान को चाइना से जोड़ता है, वो वेस्टर्न हाईवे कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाती है चाइना के लिए। तो चाइना के लिए दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन होती है कि ईस्टर्न पार्ट को भी ज़्यादा ग्रैब किया और वेस्टर्न पार्ट को भी सिक्योर कर दिया। तो ये वजह होती है कि बार बार चाइना जो है अपने आप को असर्ट करता है, आगे बढ़ाता है और मिलिट्री एग्रेशन को शो करता रहता है। इन चीज़ों से क्या होता है, चाइना को दोनों तरफ से बेनिफिट होता है। पर अभी क्या हुआ, इंडिया ने सही से जवाब दिया है, डटे रहे इंडियन सोल्जर्स, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से पूरा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है। तो इस वजह से अब कहीं ना कहीं डीएस्केलेशन प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है। अब डीएस्केलेशन प्रोसेस को अगर अपन समझें तो डीएस्केलेशन प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो सबसे पहले देखो एस्केलेशन, मतलब एक साथ सारी दोनों तरफ की आर्मीज एक दूसरे के सामने आती है, फिर एक दूसरे से कांटेक्ट में आती है, और फिर स्टेलमेट होता है। स्टेलमेट का मतलब एक दूसरे को रोकने की कोशिश की जाती है कि तुम्हारी बॉर्डर में नहीं आओगे, हम तुम्हारी बॉर्डर में, चाहे वो फाइट के बेसिस पे हो, चाहे टॉक्स के बेसिस पे हो, चाहे बुलेट एक्सचेंज के बेसिस पे हो, तो वो स्टेलमेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में जब ये स्टेलमेट हो गया, फिर उसके बाद में रुक गए एक दूसरे के आमने सामने, तो फिर डीएस्केलेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है कि भाई विड्रॉ करो अपनी अपनी। डीएस्केलेशन के बाद में जो भी डिस्प्यूट हो उसको रिजॉल्व करो और पीस बिल्डिंग प्रोसेस पे काम करो और साथ में रिकॉन्साइल भी करना शुरू कर दो। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, इसमें डीएस्केलेशन अपने आप में एक छोटा सा पार्ट है, वो अभी प्रोसेस चल रहा है। तो आप देख सकते हो रिजॉल्व होना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैप एक्सचेंज होगा तब जाके तो रिजोल्यूशन आएगा ना। और चाइना तो पीस बिल्डिंग तो चाहता ही नहीं है, क्योंकि टेंशन्स बनी रहेगी तो इंडिया वैसे ऑक्यूपाई रहेगा, और इंडिया अगर ऑक्यूपाई रहता है तो चाइना को कोई एशिया के अंदर तो कोई एक तरीके से क्वेश्चन ही नहीं उठाने वाला है। और रिकॉन्सिलेशन के तो स्कोप ही वैसे बहुत कम हो चुके हैं अब तो फिलहाल तो डीएस्केलेशन के स्टेप पे बातें चल रही हैं। डीएस्केलेशन में भी अभी फ़िलहाल 3 लेवल के ऊपर टॉक्स हो रही हैं। एक तो कमांडर लेवल पे बात चल रही है, एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे, और स्पेशल सेक्रेटरी लेवल, ये 3 लेवल के ऊपर डीएस्केलेशन से रिलेटेड बातें चल रही हैं इंडिया और चाइना के बीच में। दूसरे ग्राउंड पे अगर अपन देखें तो डीएस्केलेशन का मतलब ये होता है कि कैसे भी करके डिसएंगेजमेंट हो जाए। डिसएंगेजमेंट का मतलब कि भाई अब एक दूसरे से दूर हट जाओ,
एक पर्टिकुलर लाइन खींच दी LAC, इसके कुछ डिस्टेंस पे आप चले जाओ, कुछ डिस्टेंस पे आप चले जाओ, लगभग 20 किलोमीटर तक की डिस्टेंस भी हो सकती है, और कुछ हो सकता है कि जहाँ पर आपके पहले से इस्टेब्लिशमेंट हैं उन इस्टेब्लिशमेंट तक वापस पहुँच जाओ, जिनमें अभी जो करंट डी एस्केलेशन जो चल रहा है जहाँ से वापस हट रहे हैं, जिसमें गलवान वाले रीजन में, गलवान वैली का जो साउथ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे, और गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया, यहाँ पे डी एस्केलेशन प्रोसेस चल रहा है। पर सेम डी एस्केलेशन पेंगोंग शो और देप्सांग दौलत बेग ओल्डी इस वाले रीजन में भी होना चाहिए, तब जा कर के डी एस्केलेशन को पूरा कंप्लीट माना जाएगा। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन कि गलवान वैली, गोगरा हॉट स्प्रिंग, इस रीजन में तो डी एस्केलेशन प्रोसेस कंटिन्यू अभी चल रहा है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, पर पेंगोंग शो और देप्सांग DBO मतलब दौलत बेग ओल्डी वाले रीजन में अभी भी कहीं ना कहीं टेंशन्स कंटिन्यू है, तो वहाँ पर भी डी एस्केलेशन जब तक नहीं होता है तब तक इसको डी एस्केलेशन पूरा माना नहीं जाएगा। तो इस तरीके से डी एस्केलेशन में अपने ट्रूप्स को बाहर निकालना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और साथ में ये देखना कि कितनी दूरी तक गए हैं, क्योंकि चाइना जो है उस पर विश्वास नहीं कर सकते कि चाइना दोबारा से भी एक एग्रेशन दिखा सकता है, फिर से अटैक कर सकता है, क्योंकि चाइना ने इस पूरे डेवलपमेंट में अपने रीजन्स में अपनी तरफ LAC के अपनी तरफ 4 मोटराइज्ड और 6 मैकेनाइज्ड डिवीजन्स को डेवलप कर लिया है, और वहाँ पर एयरक्राफ्ट वहाँ डिप्लॉय कर दिए हैं, और साथ में हाईली एडवांस्ड वेपन्स अवेल करा रखे हैं, किसको? अपनी खुद की आर्मी को। तो उस केस में इंडिया वापस नहीं हट सकता विड्रॉल से पहले। इन सारी चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी है कि चाइना ने वाकई में विड्रॉ किया है या नहीं किया, क्योंकि PLA जो है, चाइनीज़ आर्मी जो है, वो अपने आप में बैक ट्रैक के लिए फेमस है। वो हाँ तो भर देगी, पर कुछ दिनों के अंदर ही हो सकता है वापस से अटैक कर दे, एग्रेशन शुरू कर दे। तो उस परिस्थिति में क्या हो जाता है कि पहले इंडिया और चाइना को प्रॉपर वे में डिस्कशन करो, डिस्कशन करने के बाद में विड्रॉ करो, विड्रॉ करने के बाद में अब सर्विलेंस करो कि कैसे भी करके ये कंफर्म हो जाए कि वाकई में चाइनीज़ फोर्सेस दूर गई हैं, क्योंकि ये रिसेंटली हुआ है ऐसा कि दोनों के बीच में एक कमांडर लेवल पर डिस्कशन हुआ था, जिसमें ये कहा गया था, जिसमें कि चाइना की जो मिलिट्री है वो दूर चली गई, बट रियलिटी ये थी ये कैंप वहीं की वहीं लगे हुए थे। जब इंडियन ट्रूप्स पेट्रोलिंग के लिए निकले तभी तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि भाई आप लोगों ने तो एग्रीमेंट में तो ये कहा है हाई लेवल पे कि हम पीछे हट जाएंगे, पर चाइना वाले नहीं हटे, तो इंडिया वालों ने कहा कि वही एग्रीमेंट हो गया, पीछे हटो। उस केस में फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 15 जून को, जहाँ पे हमारे 20 सोल्जर्स की डेथ हुई थी। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को ढंग से देखते हुए फिर डी एस्केलेशन प्रोसेस को अंजाम देना चाहिए। जल्दबाजी के अंदर चाइना के ऊपर विश्वास करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, तो आज का डिस्कशन अपनी यहीं कंप्लीट होती है। Thank you very much for watching this video. Please share the videos and subscribe the channel. कमेंट करो अगर कोई डाउट हो, और लाइक करो वीडियोस को। थैंक यू।